ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई मछली पालन करते हैं, उन्होंने बीते महीनों में मछलियों का संचयन तालाबों में किया होगा, लेकिन सही प्रबंधन के अभाव में मछलियां कई रोगों की चपेट में आ जाती हैं और मरने लगती हैं। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसान सही समय पर रोगों की पहचान कर उनकी रोकथाम कैसे करें, तो इस बारे में जानकारी दे रही है मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्कार मत्स्य किसानों, आज के कार्यक्रम में आप लोगों को हम बताएंगे कि मछली पालन हेतु कभी कभी बहुत सारे आप रोगों के सामना करना पड़ता है। मछली पालन के समय पर मछलियों में रोगों का भी बहुत सारा देखा जाता है कि इस समय मछली रोगग्रस्त होते हैं। मछलियां भी अन्य प्राणियों के समान प्रतिकूल वातावरण में रोगग्रस्त हो जाती हैं। रोग फैलते ही संचित मछलियों के स्वभाव में प्रत्यक्ष अंतर आ जाता है। जैसे बीमार मछली समूह में न रहकर किनारे पर अलग थलग दिखाई देती है, वे शिथिल हो जाती है, बेचैनी में अनियंत्रित तैरती है, कई बार मुंह खोलकर बार बार वायु अंदर लेने का प्रयास करती है। शरीर तथा गलफड़े फूलना, शरीर की त्वचा फटना और उससे खून आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसको एक लक्षण हम लोग कहते हैं कि आपके तालाब में मछली का अलग अलग तरीके का रोग शायद आ चुका है। अगर मछलियों में होने वाले इन रोग के कारणों की बात करें तो तालाब का कुप्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की असंतुलित मात्रा मछली के लिए घातक होती है। कई बार बेहद से रोगजनक जीवाणु और विषाणु पानी में रहते हैं। जब मछली प्रतिकूल परिस्थिति में कमजोर हो जाती है तो उस पर जीवाणु या फिर विषाणु आक्रमण करके रोगग्रसित कर देते हैं, जिससे मछली की बढ़वार रुक जाती है तथा कालांतर में तालाब में मछली मरने भी लगती है। तो अब रोगों के बारे में अगर हम बताते हैं तो पहले शुरू करते हैं बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु रोग। जब आपके मछलियों में पंख या सर गलने लगेगा, अगर आपके शरीर में धीरे धीरे कुछ घाव जैसे कि उजला रंग का कुछ पैचेस आने लगेंगे और उसके साइड में आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का एक हल्का हल्का धीरे धीरे आ रहा है, तो उस तभी आप जीवाणु रोग आना शुरू कर चुका है। तो प्रबंधन के लिए आपको बिना बुझा हुआ चूना अगर आपके पास है तो उसको आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप उसको अप्लाई कीजिए और 7 दिन के अंतराल में आप ब्लीचिंग पाउडर आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए 0.5 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में। अगर ऐसे आप उपचार करते हैं स्टॉक मतलब मछली स्टॉक करने के बाद, बैक्टीरिया जितना भी रोग है तो वो कम होगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आप ओटीसी यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी आप बिल्कुल अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। खाने के दौरान जब आप खाना देते हैं तो वहाँ पर आप प्रति किलो बायोमास के हिसाब से 20 से 25 मिलीग्राम आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का दवाई अगर छिड़क देते हैं, या फिर फ्यूराजोलिडोन जो कि 30 mg प्रति किलो, या फिर और भी अलग अलग एंटीबायोटिक जो भी दुकान में अवेलेबल है वो अगर आप डालते तो बैक्टीरिया रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। ड्रॉम्पसी रोग, ये रोग उन पोखरों में होता है जहां पर्याप्त भोजन की कमी होती है। इसमें मछली की धड़ उसके सिर के अनुपात में काफी पतला हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। मछली जब हाइड्रोफिला नामक जीवाणु के संपर्क में आती है तो ये रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मछलियों को पर्याप्त भोजन देना व पानी की गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। पोखर में 15 दिन के अंतराल में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालें। लोग ज़्यादा खाना दे देते हैं तो ज़्यादा खाना देने के कारण में नीचे स्तर में वो एक डेट्रिटस फॉर्म हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक काला एक स्तर पड़ जाता है और उससे क्या होता है, बहुत ही खराब गैसेस निकलते हैं और H2S फॉर्मेशन होता है। इसी तरह पानी का आपका जो गुणवत्ता है वो खराब होता है। तो इसी तरह अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर जा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है अंतः जिला 12 के किसान महेंद्र सिंह ने। आप लहसुन की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो महेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लहसुन का क्षेत्रफल ज़्यादा लगता है, जैसे आप ले लीजिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। अब उसके लिए हम लोग एरिया वाइज देखेंगे कि हमारा जैसे कि राजस्थान में G282 और G50 ये दो प्रजाति ऐसी हैं कि जो हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात जो कि सभी जगह काफ़ी अच्छा ये रेस्पॉन्स देती हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में इसके कंदों का विकास नहीं हो पाता है। मृदा का पीएच मान 6 से 7 उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, खेत में नमी कम हो तो ऐसी दशा में बुआई से पहले पलेवा करके खेत तैयार करें। खेत की पहली जुताई एक बार मिट्टी पलट हल से और एक बार रोटावेटर या 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दें, जिससे खेत समतल और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब आइए बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो लहसुन के सफल उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए आप खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा जांच रिपोर्ट के आधार पर करें। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा की जांच नहीं करवा पाते हैं, तब वह 250 से 300 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद बुआई के 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा यूरिया 175 किलोग्राम, DAP 109 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 83 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय प्रयोग करें। शेष यूरिया की आधी मात्रा को 30 से 40 दिन की खड़ी फसल में प्रयोग करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में लहसुन की खेती के लिए 400 से 500 किलोग्राम स्वस्थ कलियों की जरूरत पड़ती है और फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए आप बुआई से पूर्व कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम कलियों को उपचारित करें। इसके बाद ही कलियों की बुआई करें।